नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबरनामा। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार झारखंड में बारिश के बाद गर्मी से राहत, आंधी से फसलों को भारी नुकसान, बढ़ी चिंता। महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू का खतरा, हाई अलर्ट पर प्रशासन, बढ़ी निगरानी। कमर्शियल सिलेंडर के बड़े दाम, राहुल गांधी का तंज, बोले जनता पर डाला जा रहा चुनावी खर्च का बोझ। चिरकुंडा में बंद पड़े खदान में डूबी किशोरी, 5वें दिन मिला शव। झारखंड के लाल का कमाल, 7 साल के ईशांक ने 29 किलोमीटर पाई की स्ट्रीट तैर कर रचा इतिहास। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम मौसम की करेंगे। आपको बता दें कि बिहार झारखंड में मौसम ने अचानक करवट ले ली। तेज गर्मी से जूझ रहे लोगों को अब बारिश और आंधी ने बड़ी राहत दी है। उत्तर और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में मौसम का यह बदलाव जहां सुकून लेकर आया है, वहीं किसानों के लिए चिंता बढ़ गई है। जी हां, पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बाद बिहार और झारखंड के कई जिलों में अचानक मौसम बदला। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने तापमान में गिरावट दर्ज कराई, जिससे लोगों को राहत मिली। दिन और रात के तापमान में आई कमी से जनजीवन काफी हद तक समान हो पाया। हालांकि इस राहत भरे मौसम के बीच किसानों की चिंता बढ़ गई है। कई इलाकों में तेज आंधी और बारिश के कारण खड़ी फसलें को नुकसान पहुंचा है। खासकर सब्जी की फसल प्रभावित हुई है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। कुल मिलाकर जहां एक और मौसम ने गर्मी से राहत दी है, वहीं दूसरी ओर किसानों के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। अब नजरें आने वाले दिनों के मौसम पर टिकी है, जो तय करेगा कि राहत का यह दौर कितना लंबा चलेगा और किसानों को और कितना नुकसान पहुंच सकता है। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर महाराष्ट्र से आई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू को लेकर स्थिति सतर्कता की मांग हो रही है। जी हां, संक्रमण के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और निगरानी बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में पक्षियों की अचानक मौत और संक्रमण की आशंका के बाद स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। बर्ड फ्लू के संभावित प्रकोप को देखते हुए प्रशासन ने प्रभावित और आसपास के क्षेत्रों में विशेष निगरानी शुरू कर दी है। टीमें लगातार पोल्ट्री फार्म, बाजार और जलाशयों के आसपास जांच कर रही है। संदिग्ध मामलों के सैंपल लैब भेजे जा रहे ताकि संक्रमण की पुष्टि की जा सके। साथ ही संक्रमण फैलने से रोकने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिसमें पोल्ट्री उत्पादकों की आवाजाही पर नजर और साफ सफाई के कड़े इंतजाम शामिल है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वह अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी असामान्य स्थिति या पक्षियों की मौत की सूचना तुरंत संबंधित विभाग को दे। फिलहाल हालत पर कड़ी नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाने को भी कहीं न कहीं तैयारी की जा रही है। अब हम बात करेंगे देश की सियासत को लेकर। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। बता दें कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी को लेकर उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए इसे इलेक्शन बिल करार दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनावी खर्च का बोझ अब आम जनता और छोटे कारोबारियों पर डाला जा रहा है, जो पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जरूरी वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रण करने में विफल रही है और लगातार बढ़ती महंगाई से आम लोगों की जिंदगियां मुश्किल में पड़ती जा रही है। खासकर होटल, रेस्टोरेंट और छोटे व्यापार से जुड़े लोगों पर कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने का सीधा असर देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी ने यह भी साफ कहा कि सरकार को जनता की समस्याओं को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके चुनावी राजनीति के लिए आर्थिक फैसले लिए जाएं। वहीं विपक्ष के अन्य नेताओं ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कीमतों में राहत देने की मांग की है। कुल मिलाकर एक तरफ जहां सियासत तेज है, वहीं कमर्शियल गैस के दामों की बढ़ोतरी ने देश की आर्थिक व्यवस्था को कहीं ना कहीं सवाल पर खड़े कर दिया है और लोगों में चिंता बढ़ गई है।
बात अब हम यहाँ धनबाद की करेंगे। आपको बता दें कि धनबाद के चिरकुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत उत्तर पंचायत के बाउरी टोला में एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झंझोर कर रख दिया। दरअसल 13 वर्षीय रंपा बाउरी का शव घटना के 5वें दिन बंद खदान के पानी में तैरता हुआ बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि बीते मंगलवार यानी 28 अप्रैल को रंपा बाउरी घर के पास स्थित ईसीएल की बंद पड़े खदान में नहाने गई थी। इसी दौरान वह गहरे पानी में चली गई और डूबकर लापता हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और खदान में उतरकर उसकी तलाश शुरू की, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। अगले दिन स्थानीय गोताखोरों को बुलाया गया, जहां उन्होंने घंटों तक पानी में खोजबीन की, मगर रंपा का कोई पता नहीं चला। मामले की गंभीरता को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया, जिसने लगातार कई दिनों तक सर्च ऑपरेशन चलाए, लेकिन तब भी कोई नतीजा सामने नहीं आया। घटना के 5वें दिन शनिवार को अचानक रंपा बाउरी का शव खदान के पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला गया और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर SNMMCH भेज दिया है। इस हृदय विदारक घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। वो मंगलवार को नहाने गई थी, बंद ईसीएल का बंद था खदान है, लोकल हमेशा जो नहाता है उसमें। तो सुबह को 7 से 8 के बीच में नहाने गई अपनी मौसी और एक दीदी के साथ। नहाने के दरमियान उसका वहीं से डूब गई। वो डूबने के बाद जो लगल बगल था उसमें बचाने की कोशिश की, लेकिन मिली नहीं वो। इसके बाद उसको जितना लोकल, इसके बाद 1 घंटा में सब उतर गया उसमें, 12-14 आदमी, उसमें उसको नहीं मिला। फिर वहाँ बड़ा बाबू जो शेखर जी हैं, वो फ़ोन की मुंडरी जो आपका BCCL का रेस्क्यू है, वो आए। सब लोग 4-5 का था, वो लोग आए, फिर भी निकाल नहीं पाया। फिर आपको बात करते बड़ा उसके बाद की रेस्क्यू टीम है, NDRF टीम, लास्ट 3 दिन से वो सर्च किए, तो उसमें नहीं मिले। आज अपने आप वो 7 से 8 के बीच में अपने आप उठ के आ गए उसी जगह पे। कहाँ पे खदान था क्या? ये खदान BCCL का आपका बंद खदान है, पानी उसमें जाता है, वहीं नहाने जाता था और रेगुलर जाने जाता है। ये नहीं जाती थी, ये पहली या दूसरा बार गई, नहाने नहीं जानती थी। क्या नाम था? अब हम बात करेंगे हौसलों की उड़ान की। जी हाँ, कहते हैं ना, हौसला अगर बुलंद हो तो जुनून दिल में जलता रहे तो समुंदर भी रास्ता देता है। जी हाँ, इस कहावत को झारखंड के 7 वर्षीय इसांग ने सच कर दिखाया है। आपको बता दें कि रांची के इस नन्हे तैराक ने 29 किलोमीटर लंबे पाक स्ट्रीट को पार कर एक नया इतिहास रच दिया। इसाक ने श्रीलंका के तलाईमन्नर से भारत के धनुषकोडी तक का सफर महज 9 घंटे 50 मिनट में पूरा किया। तेज लहरों, गहराई के खतरों और लंबी दूरी जैसी कठिन चुनौतियों के बावजूद इस छोटे से चैंपियन ने हिम्मत नहीं हारी और मुस्कुराते हुए मंजिल हासिल की। यह उपलब्धि केवल एक तैराकी नहीं, बल्कि साहस, संपन्न और अटूट जुनून का मिसाल है। जहां अनुभवी तैराक भी इस दूरी को चुनौती मानते हैं, वहां इसांक ने अपनी उम्र को पीछे छोड़ते हुए असाधारण प्रदर्शन किया है। इस ऐतिहासिक सफलता पर इसांक को यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स फॉर्म की ओर से द यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पाक स्ट्रीट स्विमर का वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र भी दिया गया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड तमिलनाडु के जय जसवंत के नाम दर्ज था, जिसे इसांक ने पीछे छोड़ दिया। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस उपलब्धि पर इसांक को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर इस नन्हे हीरो की जमकर सराहना हो रही है और लोग इसे झारखंड के लिए गर्व का पल बता रहे। इसांक की यह कहानी सिर्फ एक रिकॉर्ड तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस विश्वास की मिसाल है जो कहता है मैं कर सकता हूं। इस नन्हे तैराक ने साबित कर दिया कि सफलता की उम्र मोहताज नहीं होती, बल्कि हौसले के आगे सबको झुकना पड़ता है। अब हम रुख पश्चिम बंगाल का करेंगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के पूर्वस्थली साउथ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के बाद स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। जी हां, तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और मौजूदा मंत्री स्वप्न देवनाथ ने शुक्रवार रात खुद कालना कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंचकर निगरानी की। स्वप्न देवनाथ ने स्पष्ट तौर पर अपनी चिंता जताते हुए कहा कि उन्हें पूरी तरह भरोसा नहीं है, क्योंकि हाल ही में कुछ समय के लिए सीसीटीवी कैमरे बंद होने की जानकारी सामने आई थी। उन्होंने बताया कि वह खुद यह सुनिश्चित करने पहुंचे थे कि जिस कमरे में ईवीएम रखी है उसका ताला सील सही से हुआ है या फिर नहीं। हालांकि उन्होंने यह जांच दूर से ही
दिखाई गई। सीसीटीवी के अस्थायी रूप से बंद होने की घटना को लेकर पहले ही राजनीतिक विवाद खड़ा हो चुका है। विपक्षी दलों के साथ साथ राजनीतिक हलकों का भी एक वर्ग स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, जिससे चुनाव बाद का माहौल और भी अधिकांश संवेदनशील बनता जा रहा है। कुल मिलाकर बात करें तो स्वप्न देवनाथ ने पहले ही घोषणा की थी कि वह 2 और 3 तारीख की रात खुद निगरानी करेंगे ताकि किसी भी संभावित गड़बड़ी को रोका जा सके। अपने इसी ऐलान के तहत शुक्रवार रात को भी स्ट्रांग रूम के बाहर डटे रहे। हालांकि प्रशासन की ओर से स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए पुलिस और केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है, लेकिन लगातार बढ़ते राजनीतिक दबाव और अविश्वास के कारण यह पूरा इलाका गरमाया हुआ है। একটা মতন্ত্র প্রহরীর মতন সারা রাজ্যে নির্দেশ দিয়েছেন মমতাদি ক্যান্ডিডেটদের রাত জাগতে হবে, স্ট্রংরুম পাহারা দিতে হবে। তার নির্দেশ পালন করার জন্য এসেছি, কিন্তু সকাল থেকে গতকালও আজও সকালবেলা দুবার করেছি, দুপুরবেলা এসেছি, বিকেলে এসেছি, রাত্রে রেখে দিয়ে আমার কাউন্টিং এজেন্টদের ঠিকঠাক করে এখন আমি এলাম। এখন রাত জাগবো, কালকেও রাত জাগবো, পরশুও রাত জাগবো, 3 তারিখ মানে দিদির নির্দেশ মতন আপনি পালনে বাধ্য অবশ্যই, দিদির জন্য তো সব কিছু। এই আজকে আপনি এসেছিলেন এবং কালকে রাতে যে গোলমাল আপনি যেটা লক্ষ্য করেছিলেন, এবং আপনারা কি আশঙ্কা আছে যে আর কিছু হতে পারে? এদের বিশ্বাস নেই, তাই তো আবার সন্ধেবেলায় স্ট্রং রুমে গেছিলাম নিজে, যেখানে তালা মারা আছে সেই তালা তালা ঠিকমতো সিল করা আছে কিনা সেটা দেখে এলাম। কিন্তু আমি দরজার কাছে পৌঁছতে পারলাম না, যেখানে সেন্ট্রাল ফোর্স দরজা পর্যন্ত আমাকে পৌঁছে দিল, যেটা আমার অধিকার আছে, যারা দূর থেকে দেখলাম, কিন্তু হয়তো কাছাকাছি। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर भी बंगाल से आई है। आपको बता दें कि दुर्गापुर के चंचलिया इलाके में शनिवार सुबह एक तालाब से अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। यह मामला डांगाबाग सुकून तालपल्ली के गराई पारा का है, जहां मंदिर से सटे एक लंबे समय से अनुपयोगी पड़े तालाब में शव तैरता हुआ देखा गया। स्थानीय लोगों की माने तो स्थानीय लोगों ने जब तालाब में शव को देखा तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दुर्गापुर महकमा अस्पताल भेज दिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। पुलिस ने बताया कि शव कुछ समय से पानी में होने के कारण उसकी स्थिति जमी हुई प्रतीत हो रही थी। मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और चर्चा का माहौल है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और शव की पहचान के प्रयास जारी हैं। কি দেখলে সে? সকালবেলায় আমার বন্ধু আমাকে ফোন করার পর আমি এখানে আসি, এসে দেখি কি যে একটি বডি এরকম কোনো মনে হচ্ছে জলের মধ্যে, পুকুরের মধ্যে অজ্ঞাত পরিচয় অবস্থায় পড়ে রয়েছে। প্রথমে আমরা বুঝতে পারিনি, যাতে কারণ কি ওর ফেস কিছু বোঝা যাচ্ছিল না, উল্টো ছিল। তো তারপরে আমরা দুর্গাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত যে অফিসার ইনচার্জ আছে সঞ্জীব স্যারকে আমি ফোন করি, স্যার তৎক্ষণাৎ স্যারদেরকে পাঠিয়ে আমরা বডিটা রেস্কিউ করি উপর থেকে। আপাতত তো এখানে এখন বোঝা যাচ্ছে না মানে আমাদের এলাকার লোক না অন্য এলাকার লোক। এখন স্যাররা এসেছেন, দেখুন বডি এখন পুলিশ এসে উদ্ধার করেছে। হ্যাঁ, পুলিশ এসে উদ্ধার করেছে। জায়গাটা কি নাম? জায়গাটা ঝান্ডাবাদ সুকান্ত বললি। बात फिर हम पश्चिम बंगाल की ही करेंगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हो चुके हैं और ऐसे मतगणना की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसी बीच कहीं ना कहीं चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर शनिवार को पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के मंगराहाट वेस्ट और डायमंड हार्बर क्षेत्र के 15 मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान की प्रक्रिया जारी है। आपको बता दें कि इन बूथों पर पहले चरण के मतदान के दौरान गड़बड़ी, हिंसा और अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई थी, जिसके बाद पुनः मतदान के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखे गए हैं। केंद्रीय बलों की तैनाती के साथ साथ हर बूथ पर वेबकास्टिंग और वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी की गई है, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को भी सतर्क रहने को लेकर निर्देश दिए गए। चुनाव आयोग के मुताबिक जिन बूथों पर दोबारा मतदान हो रहा है वहां मतदान सुबह से ही जारी है और यह प्रक्रिया शाम तक चलेगी।
मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है और लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। राजनीतिक दलों की नज़र इस मतदान पर टिकी हुई है, क्योंकि इन बूथों के नतीजे संबंधित क्षेत्रों के चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह की लापरवाही या कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर बात करें तो मतगणना की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। ऐसे में पुनः मतदान ने क्षेत्र में एक बार फिर सियासत तेज कर दी है और लगातार टीएमसी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, तमाम दल इस मतदान पर अपनी निगाहें टिकाए हुए हैं। अगली खबर कैलाश मानसरोवर से जुड़ी है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने बहुप्रतीक्षित कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के लिए आधिकारिक पंजीकरण प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। हर वर्ष आयोजित होने वाली यह पवित्र यात्रा भगवान शिव के धाम माने जाने वाले कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के दर्शन के लिए जानी जाती है, जिसमें देश भर से हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस बार यात्रा को चरणबद्ध तरीके से आयोजित किया जाएगा। इच्छुक यात्रियों को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा, जिसके बाद चयन प्रक्रिया, स्वास्थ्य जांच और अन्य औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी। प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और यात्रा प्रबंध को लेकर विशेष तैयारी की है। एक बात बता दें कि अधिकारियों ने बताया है कि यात्रा के दौरान स्वास्थ्य मानकों का पालन अनिवार्य होगा। साथ ही यात्रियों को निर्धारित दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। सरकार ने श्रद्धालुओं से समय रहते पंजीकरण कराने और आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही जानकारी प्राप्त करने की अपील की है। साथ ही कैलाश मानसरोवर यात्रा न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यह भारत तिब्बत क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत का एक अद्भुत अनुभव कराती है। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।